सो मेरा नाम असद अब्बास है. आई एम करंटली working here in Folio 3 as a senior software engineer. So today we will be discussing about CI/CD using AWS code pipeline. सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली CI/CD होता क्या है. सो इन आवर डेली रूटीन हम लोग करते क्या है. बीइंग अ डेवलपर हम कुछ कोड लिखते हैं, चेंजेस करते हैं अपने सोर्स कोड के अंदर, उसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं. एंड जब टेस्ट उसका सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर एक और हम उसकी बिल्ड करके उसको डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं. और ये एक प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है, जस्ट लाइक इन्फिनिटी. कि हम प्लान करते हैं, हम कोड करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसकी रिलीज निकाल के उसको डिप्लॉय करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड CI/CD. तो ये सारी चीज़ें मैनुअली करने से बेहतर है कि हम क्यों ना क्यों इसको ऑटोमेट कर लें. तो इसको ऑटोमेट करने के लिए मल्टीपल टूल्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें जेनकिंस है, CI/C सर्कल CI है, गेट लैब है, और एक और जो जिसको हम कवर करेंगे वो AWS कोड पाइपलाइन है. सो AWS कोड पाइपलाइन को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक सर्विस है, AWS कोड पाइपलाइन, जिसके अंदर हम एक पूरा प्रोसेस डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से एक चेंज कोड सोर्स सोर्स के चेंज से लेके किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है. तो मल्टीपल स्टेजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारा सोर्स कोड है, वो सोर्स कोड आता है, वो सोर्स कोड बिल्ड होता है. उसके बाद बिल्ड होने के बाद तो वो सोर्स कोड टेस्ट होगा, उसके अंदर अगर टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं. देन वो टेस्ट होने के बाद उसका आर्टिफैक्ट हम, जो बिल्ड होने के बाद एक कोड जो जनरेट होता है उसको हम आर्टिफैक्ट कहते हैं. तो वो आर्टिफैक्ट बेसिकली वो डिप्लॉय होगा कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल स्टेजिंग पे. और आफ्टर आफ्टर वेरिफिकेशन, फॉर एग्जांपल स्टेजिंग पे हमने डिप्लॉय करने के बाद देख लिया, तो फिर हम उसको बेसिकली डिप्लॉय करते हैं कि एक दूसरे सर्वर पे जो कि हम कोई प्रोडक्शन होता है. और स्टेजिंग और प्रोडक्शन के दरमियान हम अपना एक मैनुअल सुपरविजन भी डाल सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैंने कोई QA के सर्वर पे डिप्लॉयमेंट की है, तो QA उसको पहले टेस्ट करेगा, उसके बाद वो मैनुअल सुपरविजन के थ्रू कहीं जाके वो बटन को प्रेस करेगा, तो वो ही बिल्ड जो है वो बेसिकली हमारी प्रोडक्शन पे डिप्लॉय हो जाएगी. तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम पाइपलाइन कहते हैं. और सेम जो है इसकी मीनिंग AWS कोड पाइपलाइन में भी इसी तरीके की है. इन थोड़ा इन डिटेल इसको डिस्कस करें AWS कोड पाइपलाइन को, तो सेम जिस तरीके से मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एक डेवलपर उसने कुछ चेंज किया, फॉर एग्जांपल कुछ भी चेंज किया और उसने उसको कमिट करके पुश किया, तो वो सोर्स कोड पे आएगा. सोर्स कोड से बेसिकली कोई सोर्स हमारे AWS के अंदर रखी होगी जिसको ट्रिगर करेगा बेसिकली गिटहब, कोई ना कोई हुक से कनेक्ट होगा, और जैसे कोई चेंज आता है तो वो सोर्स कोड उठ के आ जाता है हमारे पास AWS में. वो AWS कोड पाइपलाइन जो है बेसिकली उसको बिल्ड करेगी. बिल्ड करने के बाद उसको कहीं ना कहीं स्टेजिंग पे ले जाएगी, और फिर किसी ना किसी मैनुअल अप्रूवल के थ्रू, अगर मैनुअल अप्रूवल हमें नहीं भी रखना स्टेजिंग में बीच में, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं और फिर वो प्रोडक्शन पे चली जाती है. सो और दिस गोज अराउंड, तो ऐसे ही चलता रहता है हमारी इटरेशंस. सो इन AWS कोड पाइपलाइन, सो चार मेन स्टेजेस होती हैं. फॉर एग्जांपल हम कोड पाइपलाइन की बात करते हैं तो कोड पाइपलाइन के अंदर हमारी चार मेन स्टेजेस होती हैं. एक सोर्स होते हैं. सोर्स मींस कि हम अपना कोड कहाँ से उठा रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम गिटहब से उठा रहे हैं, या हम फॉर एग्जांपल इवन अगर मैं AWS की बात करूं तो S3 किसी बकेट के अंदर रखा है, वहां से उठाना है मुझे. या इवन लाइक एक को AWS कोड कमिट जो कि बिल्कुल तकरीबन सेम होता है गिटहब की तरह, एक रेपोजिटरी होती है जो कि अगर आप गिटहब को यूज़ नहीं करना चाहते या आप टोटली बायस्ड हैं AWS में, तो आप कोड कमिट को यूज़ कर सकते हैं. तो इस कोड कमिट की जगह हम गिटहब भी यूज़ कर सकते हैं. तो एक कोई ना कोई सोर्स हमें डिफाइन करनी होती है, हमें कहाँ से सोर्स को उठाना है. फिर एक दूसरा स्टेज आता है बिल्ड का. बिल्ड के स्टेज पे हम हमारी एक सर्विस होती है AWS कोड बिल्ड की, जो कि बता जिसमें हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हमारे कोड को बिल्ड किस तरीके से करना है, इन टर्म्स ऑफ किस OS के ऊपर करना है.
फिर एक और स्टेज आती है टेस्ट की, जो कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोड बिल्ड में भी दे सकते हैं या कोई एक अदर टूल्स की भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम टेस्ट के लिए। सो आफ्टर जब हमारा कोड बिल्ड हमारे सक्सेसफुली कोड को बिल्ड कर लेता है, तो उसके बाद एक और स्टेज आती है फाइनल कोड डिप्लॉय की। तो ये एक दूसरी सर्विस है, AWS कोड डिप्लॉय, जो कि बेसिकली कोड को डिप्लॉयमेंट कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस में डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए हेल्प करती है। सो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं फिर डेमो की तरफ जाऊंगा। अब सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने डेमो की बात करें तो हम फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक CI/CD पाइपलाइन बना चुका हूँ। तो मैंने क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म किए थे, मैंने वो राइट डाउन किए हैं, और हम एक एक स्टेप को हम देखते रहेंगे कि हमने किस तरीके। Excuse me, I have a question. श्योर। जैसे आपने कहा कि हम प्रोडक्शन के ऊपर जैसे ही बिल्ड करेंगे टेस्ट के बाद वो प्रोडक्शन पे जाता है, सो इज इट ये AWS को यूज करते हुए ऐसा है कि हम सिर्फ AWS की EC2 पे ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब जैसे प्रोडक्शन हमारा EC2 पे ही होगा, या हम कहीं और कोई और सर्विस यूज कर लें आउटसाइड ऑफ AWS, यूज कर सकते हैं हम इसमें? जी हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल सोर्सेज होती हैं, आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि इधर आपको EC2 इंस्टेंस पे डिफाइन करना है, या ECS पे आपको डिप्लॉयमेंट करनी है, या इवन अगर आपको कोई बाहर का सर्वर है तो वो आपको कॉन्फ़िगर करके आपको बताना होता है कि मुझे यहाँ पे इस सर्विस पे डिप्लॉयमेंट करनी है। ओके, थैंक यू। ठीक है। सो पहला स्टेप है ऑफ कोर्स, जहाँ पे हमें डिप्लॉयमेंट करनी है, हमें फॉर एग्जांपल एक EC2 का इंस्टेंस चाहिए। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैंने एक सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया है .NET पे जिसके अंदर दो प्रोजेक्ट्स हैं सिंपल। एक वेब प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सिंपल HTML है हमारी, और एक टेस्ट प्रोजेक्ट है। टेस्ट के अंदर मैंने कुछ टेस्ट एज अ डेमो टेस्ट लिख दिए, और दोनों मैंने इनको ऐसा ट्रू कर दिए, जस्ट टू चेक कि जब हम कोड हमारा बिल्ड होता है तो क्या हमारे कोड बिल्ड होते हुए हमारे टेस्ट केसेस रन होते हैं या नहीं होते। सो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर कोई अलग सी चीज़ नहीं है, एक सिंपल प्रोजेक्ट है। सो जस्ट टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, सो लेट मी गो। सो मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना अपना एक EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको अपना कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो वो एक बड़ा इजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे जाएं, जिस तरीके से मैंने अपना जो इंस्टेंस क्रिएट किया है वो एक 1 to OS सेलेक्ट करके किया। सो यू कैन गो वट एवर OS यू वांट टू सेलेक्ट चूज, और फिर कुछ आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको की पेयर की होती है कि की पेयर आपने कुछ ना कुछ एक की का नाम देना होता है। सो आपको कुछ ना कुछ कुछ भी नाम देना, फॉर एग्जांपल मैंने F3 EMG इंस्टेंस दिया हुआ, तो और इसको आप कीप इट रिमेंबर, क्योंकि हम आगे जाके इसको यूज करने वाले हैं अपने कोड पाइपलाइन के अंदर। सो ये करने के बाद एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं वो क्रिएट कर लें आप। अगर आप एडवांस में जाएं तो एडवांस में हमारे पास एक यूज़र डाटा आता है। ये यूज़र डाटा वही नॉर्मल चीज़ होती है, जब हम चाहते हैं कि EC2 इंस्टेंस जब क्रिएट होता है तो हमें कॉमनली कुछ चीज़ें इंस्टॉल्ड चाहिए। तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स, मेरे पास जो एप्लीकेशन .NET की है, तो मैं .NET इंस्टॉल करूँगा उसके अंदर। सो 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 अब एक एक एग्जांपल लिखी हुई है कि हम किस तरीके से .NET इंस्टॉल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जाके ये स्क्रिप्ट डाल दी। और एक जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कोड डिप्लॉय एजेंट की। सो जिस तरीके से मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कि कोड डिप्लॉय जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी EC2 इंस्टेंस या किसी इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉयमेंट की, तो आपको एक एजेंट इंस्टॉल करना होता है जो कि बेसिकली हेल्प कर रहा होता है आपकी EC2 इंस्टेंस के अंदर बेसिकली डिप्लॉयमेंट में, एंड इट्स रिक्वायर्ड। सो मैंने इसका लिंक बेसिकली दिया हुआ है, जो आप सिर्फ यू गो एंड इंस्टॉल रन दी स्क्रिप्ट्स,
सो लेट मी चेक इफ आई हैव ओपन। सो ये जिस तरीके से ये स्क्रिप्ट्स हैं कोड डिप्लॉय को इंस्टॉल करने के लिए उबंटू सर्वर पे, तो अगर आपका कोई और सर्वर है तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं, आपने इनको कॉपी करा और अपने इधर आप जब आप क्रिएट कर रहे हैं S3 इंस्टेंस, S2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है अपने पास, तो आप यहाँ पे आके खुद भी मैन्युअली इसको रन कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस, आपको दो आपको IAM रोल्स क्रिएट करने होते हैं। IAM रोल्स इस वजह से क्रिएट करने होते हैं क्योंकि कोड डिप्लॉय की सर्विस जो है वो बेसिकली एक अलग सर्विस है और एक EC2 इंस्टेंस एक अलग सर्विस है। तो इन दोनों को जब डिप्लॉयमेंट शुरू होती है तो ये दोनों एक दूसरे सर्विस से बात करते हैं। तो इन दोनों के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए हमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो दो रोल्स बेसिकली हमें क्रिएट करने होते हैं। रोल क्रिएट करने के लिए हम सिंपल, जब EC2 इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो गया, फॉर एग्जांपल इफ आई गो बैक, तो सम हाउ लाइक आप कुछ टाइम बाद आपका इंस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा। तो उसके बाद आप IAM रोल्स में जाएं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सो मैं IAM रोल्स में जाता हूँ। यहाँ रोल्स में मेरे पास, अगर आप नीचे देखें तो एक कोड डिप्लॉय टू AWS सर्विस है, एंड एक दूसरा एक रोल है EC2 कोड डिप्लॉय एजेंट। सो ये दो सर्विसेज हैं, सॉरी सर्विसेज, ये दो रोल्स हैं बेसिकली। एक रोल है जो कि बेसिकली EC2 को कोड डिप्लॉय से बात करने के लिए करता है और उसमें हमें परमिशन रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक रोल क्रिएट करना है तो उसके लिए कोड डिप्लॉय रोल चाहिए, और एक दूसरा चाहिए मुझे कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस। सो मैंने इसको कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस दिया हुआ इसमें परमिशंस में। ये मैंडेटरी नहीं है बट मैंने ऐसे ऐड किया हुआ। तो एक रोल आपने क्रिएट करना है जिसमें कोड डिप्लॉय फुल एक्सेस का होगा, और एक दूसरा आपने रोल क्रिएट करना है जिसमें कोड डिप्लॉय रोल होगा। ये रोल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, सो जब ये दो रोल्स क्रिएट हो चुके हैं आपके, तो एक रोल जैसे कि मैंने बताया कि एक रोल आपने क्रिएट किया EC2 इंस्टेंस के लिए ताकि वो EC2 इंस्टेंस कोड डिप्लॉय से बात कर सके हमारी सर्विस से, और सेम जो दूसरा जो रोल क्रिएट करेंगे वो हम बेसिकली लगाएंगे अपने कोड डिप्लॉय की सर्विस के ऊपर ताकि वो हमारी EC2 इंस्टेंस से बात कर सके, परमिशन मिल सके उसको। सो मैं अगर यहाँ जाऊँ अपनी सर्विस में और मैं सिक्योरिटी में IAM रोल्स में जाऊं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है बेसिकली IAM रोल अपना सेट किया हुआ है EC2 कोड डिप्लॉय एजेंट, जो कि मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया था। सो अब जिस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, तो अगर आपने कोई आपकी EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ तो आप यहाँ पे जाके IAM रोल्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपने रोल जब आपने अटैच कर लिया, सो फिर नेक्स्ट थर्ड एक स्टेज आती है कि आप कोड बिल्ड को क्रिएट करें। कोड बिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि कोड बिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी सोर्स कोड से कोड आया उसको वो बिल्ड कर सके। बिल्ड कैसे करना है वो भी हम लोग बेसिकली बताते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बट अगर मैं अपने कोड बिल्ड के उसमें जाऊं, सो एक ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ। मैं अगर क्रिएट बिल्ड प्रोजेक्ट में जाऊं तो मुझे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। दीज आर ऑप्शनल्स, बैच भी आप ऑप्शनल है, ये जस्ट एक इमेज क्रिएट कर देता है आपको, बट फॉर डेमो पर्पस ये रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आने के बाद मेन चीज़ आती है हमारी कि हमारा सोर्स कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने गिटहब चूज किया हुआ है, तो ऑफ कोर्स मैं सोर्स सेलेक्ट करूंगा गिटहब, और यहाँ पे बेसिकली अभी मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ अपने गिटहब से। सो मेरा ऑलरेडी गिटहब पे मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैंने मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पे रेपो देनी है, जो भी रेपो है। फॉर एग्जांपल मेरी रेपो ये है, और यहाँ पे आने के बाद आपको बताना होता है कि आपको किस चीज़ के ऊपर पुल रिक्वेस्ट करनी है। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको ब्रांच बतानी है। सो अब मैंने फॉर एग्जांपल अपनी जो क्रिएट की थी उसके अंदर सिंपल एक ब्रांच है,
मास्टर तो मैंने यहाँ पे मास्टर ही लिख दिया था। तो अगर आपकी कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच है जिस पे आपको करना चाहें तो अब आप यहाँ पे वो ब्रांच बता सकते हैं। कोड बिल्ड में फिर उसके बाद जो चीज़ आती है वो इन्वायरमेंट आती है कि आपको कोड बिल्ड किसके ऊपर करना है। जिस तरीके से मैंने EC2 इंस्टेंस अपना उबंटू पे क्रिएट किया है तो ऑफ कोर्स मैं बिल्ड भी उसको किसी उबंटू के इन्वायरमेंट पे ही देखूंगा। तो मैं यहाँ पे आके उबंटू सेलेक्ट करके उनका रन टाइम और कोई भी इमेज वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये चीज़ें करने के बाद वो एक न्यू सर्विस रोल क्रिएट करता है। और ये चीज़ होने के बाद एक चीज़ आती है बिल्ड स्पेक। बेसिकली जब कोड बिल्ड की हम बात करते हैं तो बिल्ड कोड कैसे होगा ये सारी चीज़ें हम बेसिकली खुद बता रहे होते हैं। और ये एक बिल्ड स्पेक की फाइल में हम बता रहे होते हैं जो कि हमारे सोर्स कोड के अंदर की होती है। तो अगर मैं अपने सोर्स कोड में जाऊं और बिल्ड स्पेक में जाऊं, ये बेसिकली कोड बिल्ड हमारी बिल्ड स्पेक को रीड कर रहा होता है। और यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें डिफाइन कर रहा हूँ तो कोड बिल्ड वन बाय वन इन फेजेस को चलाता रहता है। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ बट बिफोर दैट के मैंने यहाँ पे अपनी मैंने ये इसको बता दिया कि मेरे जो कोड के अंदर रखी हुई बिल्ड स्पेक वो यूज़ करो। तो आप या तो अपने कोड की यूज़ कर सकते हैं या तो आप खुद की भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बट ऑफ कोर्स आप कोड के साथ जाएंगे। और उसके बाद आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आपको अपने आर्टिफैक्ट्स कोड को बेसिकली आपने स्टोर कहाँ पे करना है। तो बेसिकली जो भी कोड बिल्ड होके आएगी वो बेसिकली स्टोर कहाँ पे होगी। तो मैं यहाँ पे S3 को चूज करूंगा। और यहाँ पे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी S3 पे जाऊँ तो एक बकेट मैंने क्रिएट की हुई है आर्टिफैक्ट्स की। तो कोड बिल्ड क्या करेगा, जब भी कोई कोड आएगा, कुछ भी जब भी ट्रिगर होगा वो कोड को उठाएगा। एक फोल्डर है बिल्ड आर्टिफैक्ट। बिल्ड आर्टिफैक्ट में जब भी कोड आएगा वो यहाँ पे बेसिकली एक सेकंड सोर्स आर्टिफैक्ट में लाके रख देगा जो भी कोड आया बिफोर बिल्डिंग दैट। फॉर एग्जांपल ये कोड आया, उसने उसको जिप किया और उसको उसने यहाँ पे रख दिया, अभी बिल्ड नहीं है कोड। और जब जब कोड बिल्ड उसको बिल्ड कर देगा तो वो इस फोल्डर के अंदर बिल्ड आर्टिफैक्ट के अंदर वो बेसिकली उसको जाके कॉपी एक जिप फाइल में अंदर बिल्ड करके रख देगा। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मेक श्योर यू चेक द क्लाउड वॉच लॉग्स ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी कोई कोई एरर्स आते हैं तो हम उसको चेक कर सकें। ओके, यहाँ आने के बाद मैं डिस्कस कर रहा था बिल्ड स्पेक की फाइल को। मैंने कहा कि कोड बिल्ड जो है बेसिकली बिल्ड स्पेक की फाइल को समझता है। जिस तरीके से मैं अगर अपने प्रोजेक्ट। मतलब जी जी। जी हाँ। मेरा सवाल ये है बेसिकली कि जब हम कोड बिल्ड की चीज़ें स्पेसिफिकेशन बना रहे हैं तो हम्म कोई ऐसा ब्लॉकर तो नहीं होता कि हम उनको एडिट नहीं कर सकते, या फिर बाद में आकर के हमें ऐसा रहा हो कि कुछ अपडेट करना हो, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लॉक होती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम अपडेट कर सकते हैं? बेसिकली ये ऑप्शन हमारे तभी इसीलिए कि फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड के साथ रखूंगा। तो जब भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने कोड की कोई फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर दिया या कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ गया तो ऑफ कोर्स मेरा कोड जो बिल्ड स्पेक इसमें भी मुझे चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास .NET 6 .web.cs प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं कल को अपना प्रोजेक्ट में चेंजेस कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल .NET 6 को हटा के .NET 6-1 2 3 कर देता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी बिल्ड नहीं चलेगी। तो ये तभी हम लोग बेसिकली गिटहब में ही रखते हैं अपनी बिल्ड स्पेक और अपनी बेसिकली सर्विस को बताते हैं कि जब भी सोर्स कोड आए ना तो सोर्स कोड की मेन डायरेक्टरी से बेसिकली बिल्ड स्पेक उठाओ ताकि डेवलपर भी इसके अंदर चेंज कर सके। सही अंडरस्टूड। सो एंड ऑफ कोर्स अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि ऐसे चेंजेस नहीं हैं या डेवलपर बिल्ड किस तरीके से हमने करना है ये चेंज ना करे तो फिर आप इसको अपनी सर्विस के अंदर रख सकते हैं। जस्ट लाइक जिस तरीके से मैंने अभी बताया था दो ऑप्शंस आ रहे थे। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्ड स्पेक में हम बेसिकली इन्वायरमेंट्स बताते हैं। इन्वायरमेंट्स इज जस्ट लाइक वेरिएबल्स के जिसके अंदर हम वेरिएबल्स प्रोजेक्ट का नाम बता देते हैं। ये प्रोजेक्ट का नाम ऑफ कोर्स कुछ भी आप रख सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो ये जस्ट लाइक वेरिएबल है, मुझे यूज़ करना है यहाँ पे तो मैं .NET 6 वेब रखा हुआ है ताकि मैं मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यूज़ कर सकूँ। इसी तरीके से फेजेस हैं कुछ। एक इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल है, बिल्ड है, पोस्ट बिल्ड है,
फिर उसके बाद आर्टिफैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स आती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट एक जनरली इसी चीज़ें बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स जब मुझे बिल्ड करने जा रहा हूँ तो मैं एक नए एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हूँ जो कि कोड बिल्ड ने अपने पास क्रिएट किया है। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स डॉट नेट नहीं होगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट नेट इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास डॉट नेट कोई भी, या कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोजेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसकी इंस्टॉलेशन की कमांड आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन की कमांड के अंदर डाल सकते हैं। सो इन माय केस मैं डॉट नेट 6 को यूज कर रहा था, तो मैंने ये बेसिकली स्क्रिप्ट डाली और ये एग्जीक्यूट होगी। फिर प्री बिल्ड से पहले ऑफ कोर्स इन डॉट नेट वी हैव टू स्टोर रीस्टोर, रन द रीस्टोर कमांड, ताकि वो पैकेजेस एंड डिपेंडेंसीज को जो है वो रिजॉल्व कर ले। तो मैंने प्री बिल्ड के अंदर बेसिकली रीस्टोर की कमांड चलाई, जो कि मेरा प्रोजेक्ट के को बेसिकली SLN की फाइल को देख रहा है और उसमें जो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको रिस्टोर कर रहा है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट सोल्यूशन फाइल है, इसको रिस्टोर कर रहा है। इसके बाद बिल्ड मैं उसको बता रहा हूँ कि उसको बिल्ड किस तरीके से करना है। तो मैंने उसको बताया कि भाई डॉट नेट बिल्ड और बेसिकली डॉट सी एस प्रोजेक्ट डॉट नेट 6 डॉट वेब। तो मैंने उसको बताया कि डॉट नेट 6 जो मेरा एक प्रोजेक्ट है उसको वेब को बिल्ड करना है। ये रहा प्रोजेक्ट, सही है। और इसी तरीके से मैंने इसको बताया कि अब ये जब बिल्ड हो जाए तो उसके बाद टेस्ट केसेस भी उसने रन करना है, जो कि टेस्ट डॉट नेट 6 डॉट टेस्ट के अंदर रखे लिखे हुए हैं। तो वो ये रहा प्रोजेक्ट एक दूसरा हमारा। तो जो भी इसके अंदर टेस्ट केसेस लिखे होंगे वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, जब ये चीजें हो जाएं तो मैंने उसको बोला कि टेस्ट रिजल्ट का एक फोल्डर क्रिएट करो, या एग्जिस्टिंग रखता है तो वहां रखो, और ये बेसिकली जो भी रिजल्ट्स इन दी एंड काइंड ऑफ रिपोर्ट की फॉर्म में जो है वो बेसिकली चीजों को स्टोर कर लेता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि हम इसको हम बेसिकली फिर यूज कैसे करेंगे। जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए हम बेसिकली यूज कर सकते हैं जो भी रिपोर्ट आई है। उसके बाद ऑफ कोर्स जब बिल्ड हो जाए तो हमने क्या किया, हमने इसकी एक रिलीज क्रिएट की है। रिलीज क्रिएट करने के बाद जो भी रिलीज क्रिएट हुई मैंने उसको बोला कि एक बिल्ड आउटपुट के प्रोजेक्ट के अंदर डाल दे। बेसिकली कोई भी एक अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर, फोल्डर क्रिएट करे और जो भी रिलीज बनी है उसको इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दे। तो अब जिस तरीके से मैंने बताया कि अच्छा कुछ और फाइल्स भी हैं, ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, एप स्पेक और ये वाली फाइल। तो बिल्ड में ये वाली फाइल्स कॉपी नहीं होती, तो जो रिलेटेड फाइल्स होती हैं उनको कॉपी करता है। तो मैंने एक्सप्लिसिटली बताया कि कॉपी करके इन चीज़ों को भी ले जाओ आगे। एंड इन आर्टिफैक्ट्स हम बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं कि बेसिकली इन दी एंड जो है वो बेसिकली हमारे किस फोल्डर के अंदर हमारे पास आर्टिफैक्ट्स जो बिल्ड हुआ है कोड वो कहाँ पे रखा है वो हमने ये बता दिया। इट इज जस्ट लाइक रिपोर्ट्स, ये नीड नहीं होती बट रिपोर्ट्स के लिए क्योंकि मैंने कॉपी करके एक टेस्ट फाइल्स के अंदर रख दिया, टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर, तो मैंने उसको बता दिया ये। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो वो पूछ सके। ओके, सो यहाँ तक होने के बाद हमारी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, IAM रोल क्रिएट कर चुके हैं, हम एक कोड बिल्ड की सर्विस क्रिएट कर चुके हैं जिसमें हमने एक बिल्ड स्पेक अपने कोड में रखी हुई है, जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोड को बिल्ड करना। अगर हम आगे जाते हैं तो अब हमारा एक कोड आ गया, सोर्स कोड से कोड पुल हो गया, वो बिल्ड हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कोड डिप्लॉयमेंट की। फॉर एग्जांपल हम अब डिप्लॉय कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए एक AWS की सर्विस है कोड डिप्लॉय की। सो मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कोड डिप्लॉय की सर्विस में आ चुका हूँ, मेरी एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन में क्रिएट कुछ करी हुई है मैंने, और उसमें जितनी भी अभी तक डिप्लॉयमेंट्स हुई हुई उनके स्टेटस, सक्सीड कब हुए हैं, कौन से कमिट के ऊपर हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। तो मैं अगर बैक जाता हूँ और अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने अब यहाँ पे बेसिकली अपना बताना है आपने डिप्लॉयमेंट वगैरह कहाँ पे करनी है। तो EC2 इंस्टेंस में मैंने बताया कि EC2 इंस्टेंस में आपने क्रिएट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद आप बेसिकली एक डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट ग्रुप का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सर्विस रोल। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था, हमने बोले आप याद हो कि हमने दो रोल्स क्रिएट किए थे।
एक रोल तो हमने बेसिकली EC2 इंस्टेंस को दे दिया था, जो कि दूसरा रोल था बेसिकली कोड डिप्लॉय के लिए था, वो बेसिकली हमने यहाँ पे आके उसको अटैच करना है, कोड डिप्लॉय टू AWS सर्विस, ताकि वो बात कर सके ये EC2 इंस्टेंस से। आफ्टर दैट हम डिप्लॉयमेंट की टाइप बता दें कि इन प्लेस है या ब्लू ग्रीन है। ब्लू ग्रीन इज जस्ट लाइक कि मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरा जो डिप्लॉयमेंट टाइम है कोई एक शटडाउन टाइम ना हो। तो बेसिकली इन ब्लू ब्लू ग्रीन में क्या होता है कि बेसिकली वो एक दूसरी जगह पे बेसिकली बिल्ड हमारी डिप्लॉय करता है, सारा ट्रैफिक जब डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो सारा ट्रैफिक बेसिकली दूसरी तरफ रिडायरेक्ट कर देता है, और फिर उसके बाद जो है वो बेसिकली जो एक्चुअल हमारा EC2 इंस्टेंस होता है वहां पे डिप्लॉयमेंट करता है, और फिर वो जो है वापसी जो पॉइंट जो उसने दूसरी जगह पे कॉपी करके EC2 इंस्टेंस पे किया हुआ होता है तो उसने वापसी रिडायरेक्ट कर देता है जो एक्चुअल हमारी EC2 इंस्टेंस के ऊपर। सो इट्स सम काइंड डिफरेंट थिंग, बट क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस है, एक ही इंस्टेंस है, और हमें कोई ब्लू ग्रीन टाइप की डिप्लॉयमेंट नहीं चाहिए, तो हम बेसिकली इन प्लेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली इन्वायरमेंट की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं कि इधर EC2 इंस्टेंस को हमें टारगेट करना है किसी स्केलिंग ग्रुप के ऊपर। हमारे केस में EC2 इंस्टेंस है तो हमने EC2 इंस्टेंस कर लिया। ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ EC2 इंस्टेंस वी क्रिएटेड अ की, जिसको मैंने बताया था कि हम हमें की को क्रिएट करना है और ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम कहीं आगे यूज कर सकें। तो ये बेसिकली की होती है, वहां पे मैंने की का नेम जो है बेसिकली ये रखा था, नेम। तो अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, बेसिकली चेक कर रहा है कि कौन कौन से इंस्टेंसेस है जिनके ऊपर की अटैच है नेम की। तो राइट नाउ मेरे पास एक ही ऐसा इंस्टेंस है जिसके ऊपर की अटैच है नेम की, तो वो की ले आया। अगर मल्टीपल इंस्टेंस के ऊपर मैंने की अटैच की होती सेम, तो वो मल्टीपल्स ले आता, और ये डिप्लॉयमेंट भी मल्टीपल इंस्टेंस के ऊपर हो रही होती फिर। यहाँ पे फिर हम शेड्यूलिंग बता देते हैं कि मैंने जिस तरीके से बताया कि कोड डिप्लॉय का एजेंट जो है वो बेसिकली हमें हमारे पास EC2 इंस्टेंस में इंस्टॉल होना लाजमी है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वो पूछता है कि हम क्या वो EC2 इंस्टेंस के जो कोड डिप्लॉय एजेंट है उसको शेड्यूलिंग अपडेट करनी है नहीं करनी। सो उसके बाद लोड बैलेंसिंग आ जाती है कि आप किसी लोड बैलेंसिंग को यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो अगर क्या आप किसी लोड बैलेंसिंग को यूज़ कर रहे हो तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लोड बैलेंसर को। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, रोल बैक। रोल बैक ये बताते हैं कि अगर मेरी डिप्लॉयमेंट फेल हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल सम हाउ कोई भी इशू आता है, कोई भी एरर आता है, तो फिर क्या होना चाहिए, क्या मेरी जो एग्जिस्टिंग डिप्लॉय लास्ट सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट थी वो वापसी रोल बैक हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बेसिकली बता रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप डिसेबल इनेबल चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग कोड डिप्लॉय, सो बेसिकली कोड डिप्लॉय, ये कोड डिप्लॉय जब आपने कर लिया उसके बाद एक आती है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कोड बिल्ड जो है बेसिकली बिल्ड स्पेक की फाइल को देख रहा होता है कि बिल्ड किस तरीके से करना होता है। सेम इज द केस विद कोड डिप्लॉय। कोड डिप्लॉय को भी हम बेसिकली हम बता रहे होते हैं कि उसने डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करनी है। सो इन ऐप और कोड डिप्लॉय जो है बेसिकली हमारी ऐप स्पेक .yml की फाइल को रीड कर रहा होता है। जिस तरीके कोड जिसने कोड बिल्ड बिल्ड स्पेक की फाइल को यूज कर रीड कर रहा है, इसी तरीके से कोड डिप्लॉय जो है ऐप स्पेक .yml की फाइल को रीड कर रहा होता है। तो मैं अगर अपने प्रोजेक्ट में जाऊं और मैं कोड डिप्लॉय ऐप स्पेक की फाइल में जाऊं, तो यहाँ पे बेसिकली ऑल्दो इसके मल्टीपल हुक्स होते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले या एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद या डिप्लॉयमेंट होने के बाद क्या करना है। तो अगर मैं फाइल की बात करूं तो मैंने फाइल में इसको बताया कि इसकी डेस्टिनेशन डिप्लॉयमेंट करनी कहाँ पर है। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी जो है अपने पास एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है F3EMG टेस्ट के नाम से, और मुझे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी है। तो मैंने इसको बताया कि यहाँ पे, और पे एक बिहेवियर मैंने इसको बताया कि बिहेवियर क्या होना चाहिए अगर कोई फाइल एक ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी करती है तो क्या करे वो। तो मैंने उसको बताया कि वो राइट कर ले। उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बताया कि ऐप इंस्टॉल ऐप .sh की फाइल, या आप मतलब कोई भी स्क्रिप्ट डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं जितनी भी एग्जिस्टिंग .NET की इंस्टेंसेस हैं वो उनको किल कर रहा हूँ, ताकि अगर मेरे कोई एग्जिस्टिंग कोई भी इंस्टेंस चल रहा है तो मैं सबसे पहले उसको बंद करूँ। और उसके बाद मैं .NET की कमांड है वो जो कि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बेसिकली, जब डिप्लॉयमेंट हो गई तो मैं बोल रहा हूँ कि इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद उसकी web.dll को एग्जीक्यूट कर दो। सो ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं कि
सो ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल के विंडोज सर्वर की और आईएस की, तो हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम बेसिकली आईएस को पहले स्टॉप कर रहे होंगे। स्टॉप करने के बाद बेसिकली हम अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं डेस्टिनेशन बता रहा हूँ फोल्डर की किसी ना किसी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जो है बेसिकली यहाँ पे आईएस को स्पेस और रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आप डिपेंड करता है आप कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं और किस तरह की चीज यूज कर रहे हैं, तो ये डिपेंडिंग ऑन द टाइप इट तो ये स्क्रिप्ट जो है चेंज हो सकती है। क्योंकि मेरे पास एक सिंपल एप्लीकेशन थी, मैंने फोल्डर के अंदर सिर्फ कॉपी करनी थी डिप्लॉयमेंट में, डिप्लॉयमेंट के लिए, और बस उसके अंदर जो डीएलएल थी मुझे उसको एग्जीक्यूट करना था, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दी। ओके, जब हमारा कोड डिप्लॉय ठीक क्रिएट हो चुका होता है, तो फिर हम लास्ट में आके कोड पाइपलाइन को क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि कोड पाइपलाइन इटसेल्फ इज नथिंग, हम चीज़ों को जस्ट ब्लॉक को जो है वो जोड़ रहे होते हैं। तो अब जिस तरीके से हमने अपना कोड बिल्ड की सर्विस क्रिएट कर ली, कोड डिप्लॉयमेंट की कर ली, हमने सोर्स सेलेक्ट कर लिया हमारा सोर्स कौन सा है, तो हम AWS कोड पाइपलाइन में आके बेसिकली हम चीज़ों को जस्ट गैदर कर रहे होते हैं कि कौन कौन से स्टेज पे क्या क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं सोर्स कोड पाइपलाइन को क्रिएट करने के लिए, तो कोड पाइपलाइन भी एक दूसरी सर्विस है, कोड पाइपलाइन। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो अगर मैं थोड़ा बैक जाऊं और मैं अपने खुद क्रिएट पाइपलाइन क्रिएट करूं, तो यहाँ पे से वो सब हम नाम बताते हैं, और यहाँ पे नाम लेने के बाद आप कोई ना कोई एक रोल का नाम दे सकते हैं जो कि सर्विस होती है, जो कि आपकी बिहाफ के ऊपर चल रही होती है। और कोड पाइपलाइन खुद भी बेसिकली एक जो है वो बेसिकली S3 बकेट बार बना के, जो भी जैसी भी ट्रिगर होती है चेंज, तो वो अपने पास उसको स्टोर कर रहा होता है। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ भी नाम देके नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे हम बेसिकली कोड पाइपलाइन को बता रहे होते हैं कि वो बेसिकली ट्रिगर कब होगा। तो इन आवर केस गिटहब में मैं बताऊंगा उसको कि गिटहब के कौन से उस पे जाके कनेक्ट करेगा। यहाँ पे आप जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे आने के बाद लेट मी चेक ऑन गिटहब मेजरमेंट से, तो यहाँ पे आने के बाद गिटहब कनेक्ट कर लें आप। ओके, यहाँ पे रिपोजिटरी सेलेक्ट कर लें आप। जिस तरीके से मैंने जैसे ही कनेक्ट किया, तो मेरे पास जितने भी मेरे पास करंटली रिपोजिटरीज थी वो सारी यहाँ पे आ गई। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा रेपो थी .NET 6 टेस्ट, और यहाँ पे मेरे पास एक ही ब्रांच क्रिएट थी, वो भी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद बोलता है कि चेंज डिटेक्शन कब होनी चाहिए, कि मतलब इधर के गेट हब के वेब हुक्स के थ्रू हम उठाएं, या कोड पाइपलाइन AWS खुद ही periodically कुछ ना कुछ किसी कोई टाइम ली जो है ना वो बेसिकली हमारे सोर्स कोड को ले और डिप्लॉयमेंट करते रहे। तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट रिकमेंडेड। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ कमिट करें तभी पाइपलाइन चले, तो हम इस पाइपलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आके आप को यहाँ पे स्टेज में बताना है जो हमने अभी कोड बिल्ड क्रिएट एक की सर्विस क्रिएट की थी और कोड डिप्लॉय की। तो यहाँ पे हम आके बताएंगे बेसिकली अब आपने करना कैसे है, बेसिकली को जो भी कोड आ रहा है उसको हमने बिल्ड कैसे करना है। तो हमने बताया कि AWS कोड बिल्ड से करना है, और यहाँ पे हम बेसिकली कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये जिस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट का नाम कोड बिल्ड में ये बताया था, तो उसने ऑलरेडी ले आया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेज में जाता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि मुझे डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है। तो ऑफ कोर्स मुझे डिप्लॉयमेंट, या अगर मुझे S3 के ऊपर करनी है तो मैं S3 बता सकता हूँ। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने डिप्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बेसिकली कोड डिप्लॉय को दी हुई है, तो मैं यहाँ पे आके कोड डिप्लॉय सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली अपनी एप्लीकेशन और कोड ग्रुप और सेलेक्ट करके मैं बेसिकली नेक्स्ट करके रिव्यू करके मैं बेसिकली कोड पाइपलाइन की एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लूंगा जस्ट लाइक दिस। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, तो मेरा सोर्स गिटहब है, पाइपलाइन में बिल्ड में बता रहा है कि कोड बिल्ड है, और कोड डिप्लॉय में ये बता रहा है कि AWS कोड डिप्लॉय है। सो ये एक हमारी बेसिकली एक पाइपलाइन क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं।
ओके सो नो क्वेश्चन, सो मैं एक टेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी एक एप्लीकेशन थी, उसमें मैंने कुछ चेंज किया। या वन क्वेश्चन, ऐशो। अगर हम EC2 ना यूज करें, जैसे हम अभी यहाँ यूज कर रहे हैं डायरेक्ट गिटहब से कोड फेच करें, अगर हम डॉकर यूज करें, एंड इज देयर एनी वे कि हम इसको लिंक अप करवा सकें अपने डॉकर हब के रजिस्ट्री से, टू पिक दैट अप एंड डिप्लॉय इट नॉट ऑन EC2 rather than in a container? Can we configure that? सो बेसिकली जब हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, कोड डिप्लॉय जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली एक सर्विस होती है जो कि पूछती है कि बेसिकली आपने डिप्लॉय करना किसी, क्योंकि अगर आपने किसी कंटेनर में करना है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप कंटेनर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वो कंटेनर जो है वो बेसिकली पार्ट होता है AWS का, उसके अंदर लिंक आ रहा था। आई एम नॉट श्योर कि वो किसी कोई कंटेनर बाहर अगर कहीं डिप्लॉय है तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स हम मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हम डिप्लॉयमेंट के, हम किसी भी जगह हम कर सकते हैं। नहीं मतलब हम अपने पास यहाँ AWS पे अगर मुझे कंटेनर स्पिन अप करना हो, हम्म। सो हम्म। can we pick it up from either the Docker Hub? Can we pick it up from there, or do we specifically have to go to GitHub? यस यू कैन। अगर आप जाते हैं कोड बिल्ड में ना, तो कोड बिल्ड में मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन के सेटअप्स होते हैं। तो Hmm. उसमें बेसिकली आप बता सकते हैं कि बेसिकली आपने बिल्ड बेसिकली इसके ऊपर ना किया। अगर कोई आपके पास कोई ऐसी इमेज है जो कि आउटसाइड AWS है, तो आप उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, और उसके अंदर डिप्लॉयमेंट करने के बाद उस इमेज का बेसिकली आप बिल्ड करके उस कंटेनर को भी आगे पास कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। Yeah, okay. Okay, thanks. ओके सो मैं यहाँ पे एक टेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने एक टेस्ट चेंज किया है, और मैं उसको कमेंट करता हूँ फॉर एग्जांपल। सो मैं जब भी, अब क्योंकि मैं मास्टर की ब्रांच पे हूँ, मेरा जब भी मास्टर पे पुश होगा कोड, तो मेरी पाइपलाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। सो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, तो यहाँ पे मेरी सोर्स में यहाँ पे आ रहा है कि इन प्रोग्रेस, इसका मतलब है कि मेरी पाइपलाइन स्टार्ट हो चुकी है। और इन प्रोग्रेस पे कि सोर्स जो है वो बेसिकली अभी पिक हो रहा है बेसिकली गिटहब से। तो अब हमारा ये स्टेज कंप्लीट हो चुकी है सोर्स की, कोड हमारा सक्सेसफुली गिटहब से आ चुका है, अब वो बिल्ड स्टेज पे है। तो अब क्योंकि हमने वहाँ पे लॉक्स इनेबल्ड की हुई थी क्लाउड वॉच की, तो हम डिटेल्स वगैरह में जाके देख सकते हैं कि हमारी बिल्ड की लॉक्स में क्या चल रहा है अभी। सो राइट नाउ अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये बेसिकली वही एग्जीक्यूट कर रहा है जो कि मेरे बिल्ड स्पेक के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मेरी कुछ इकोज हुई हुई है यहाँ पे, डेट वगैरह, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें वो यहीं पर ही, यहाँ पे एक वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है। फॉर एग्जांपल प्री बिल्ड की स्टेज थी, उसके बाद यहाँ पे बिल्ड कंप्लीट हो चुकी है। बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद उसने हमारे टेस्ट केसेस को रन किया, और टेस्ट केसेस में दो टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, तो ये आगे जा चुका है। और आई थिंक कि इसने हमारा आर्टिफैक्ट जो है उसको अपलोड कर दिया। तो जब आर्टिफैक्ट अपलोड हो जाएगा तो फिर हमारा बेसिकली कोड डिप्लॉय की सर्विस स्टार्ट होगी। सो यहाँ पे आने के बाद कोड बिल्ड स्टिल चल रहा है अभी। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन थी जो कि मैंने EC2 इंस्टेंस पर डिप्लॉय की हुई थी। और तो हाँ, अब ये मेरा सक्सेसफुल हो चुका है, कोड बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, और कोड डिप्लॉय भी सक्सेसफुली उसने डिप्लॉय कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली गलती से मैंने सिर्फ और सिर्फ कमेंट
डिप्लॉय किया था, अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे चेंज कर रहा होता तो फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स वो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो बेसिकली रिडायरेक्ट कर रहा होता, और हम फॉर एग्जांपल अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर जाएं। कोड प्रोजेक्ट। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मैं अपने उसकी बात करूँ, फॉर एग्जांपल कोड बिल्ड की, तो मैंने बिल्ड करने के बाद कुछ आउटपुट्स अपने कहीं रखे थे यहाँ पे, और मैंने उसको बताया था कि मेरी रिपोर्ट जो है बेसिकली यहाँ पे हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मैं अपनी रिपोर्ट्स भी देख सकता हूँ कि मेरी टेस्ट कितने रन हो रहे हैं, कैसे रन हो रहे हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं। तो ये एक डिटेल्ड उसमें हमें बता देता है कि कितने बिल्ड्स में क्या क्या फेल हुआ है, कितने कौन कौन से टेस्ट फेल हुए हैं। तो मैं अगर मैं किसी भी केस में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो बता सकता है, बता देगा कि ये मेरे 2 टेस्ट थे और दोनों एग्जीक्यूट हुए हैं। तो इसके अलावा इसी तरीके से मेरा एक मैंने टेस्ट ट्राई किया था, जो कि जिसमें एक टेस्ट फेल था और एक पास था, तो उसने मुझे डिटेल उसमें बता दिया। और मैं अगर मेरी एप्लीकेशन में जाऊँ तो मेरी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट पे और सिंपल डिप्लॉयमेंट के बाद चल रही है। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये तो सक्सेसफुल में तो मतलब चीज़ें वगैरह deploy हो गई इजीली, लेकिन अनसक्सेसफुल के क्या रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, इसके कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? ऑफ कोर्स एक बेसिक सा सक्सेसफुल का यही है कि फॉर एग्जांपल मैं मैंने कोई कोड में चेंज किया है, लेकिन मेरा उससे कोई टेस्ट केस अफेक्ट कर जाता है। तो मैंने ऑफ कोर्स मैंने अपने बिल्ड स्पेक के अंदर, फाइल के अंदर मैंने बताया हुआ है कि इसको भी बिल्ड करे, टेस्ट को भी रन करे। तो अगर मेरा कोई टेस्ट नहीं चलता तो वो बेसिकली मेरी डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी, और लास्ट जो डिप्लॉयड है वही चल रहा होगा। इसका सही है, अदर तो केस। इसमें ये रीजनिंग वगैरह देगा इसमें, मतलब आपके पास शो हो रही होगी इतनी सारी चीज़ें? यस ऑफ कोर्स, इस तरीके से मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे किसी टेस्ट को फेल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने हम्म। किया फेल, तो मैं अगर फेल टेस्ट करके पुश करूंगा तो वो बेसिकली कोड बिल्ड के दौरान वो बिल्ड फेल्ड हो जाएगी। मैं अपने कोड पाइपलाइन पे भी जाके देख सकता हूँ कि मेरी कोड कोड पाइपलाइन रुकी कहाँ पे। और फिर हम उस पाइपलाइन कोड बिल्ड के अंदर जाके बेसिकली रिपोर्ट ग्रुप्स है, उसमें जाके भी चेक कर सकते हैं कि स्पेसिफिक बिल्ड जो मैंने अभी की थी वो अगर फेल हुई है तो हुई कहाँ पे। एक तो हम लॉग्स में जाके चेक कर सकते हैं, तो वो लॉग्स में स्पेसिफिकली बता देगा, या अगर मेरी फेल हुई तो मैं इसमें जाके रिपोर्ट्स में देख सकता हूँ कि ऑफ कोर्स अगर मेरा कोई टेस्ट फेल हुआ है तो वो कौन सा फेल हुआ है। तो जिस तरीके से मेरे यहाँ पे तो एक सक्सेसफुल हुआ था और एक फेल हुआ था, तो यहाँ पे मैं जाके देख सकता हूँ कि इसने मुझे बताया कि आपका एक्सपेक्टेड ट्रू था और एक्चुअली वो बेसिकली फॉल्स आया। तो मैं उसको ऑफ कोर्स जाके मैं सही कर सकता हूँ। सही सही। सो अभी जिस तरीके से आपने बताया मुझे कि अब मैंने कोई चेंज की है, तो मैं अगर मैं पाइपलाइन को जाके देखूंगा तो मेरे पाइपलाइन दोबारा एग्जीक्यूट हो रही होगी, इन प्रोग्रेस आ रही है। और इवन ये कि वो कमेंट भी बता रहा होगा जिस तरीके से मैंने अभी कमेंट किया है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ पे कोड बिल्ड जो है वो बेसिकली फेल हो जानी चाहिए हमारी, क्योंकि हमारा एक टेस्ट केस हमने फेल हो रहा है हमारा। तो इवन के हम लॉग्स में जाके देख सकते हैं कि हम किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये बिल्ड हो चुका है और वो टेस्ट केसेस में चला रहा है, और टेस्ट केस ने ये भी देख लिया कि यहाँ पे टेस्ट केस एक हमारा फेल हुआ है, तो ये बेसिकली हमारी बिल्ड बेसिकली फेल हो चुकी है यहाँ पे, तो वो डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा, वहीं रुक जाएगा। मीनवाइल जब तक ये चल रहा है, आप किसी और को क्वेश्चन है? अब जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे वो बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट हमारी बिल्ड की फॉर्म टाइम पर ही फेल हो चुकी है।
और मैं यहाँ पे जाके अपने रिपोर्ट ग्रुप्स में अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं यहाँ जाता हूँ अपनी कोड पाइपलाइन के अंदर, तो उसने मुझे बता दी कि मेरी फेल हो चुकी है डिप्लॉयमेंट। मैं यहाँ पे जाके अपने ब्लॉक्स में भी देख सकता हूँ कि बेसिकली मेरी लॉग डिप्लॉयमेंट फेल कहाँ पे हुई है, या हमारी अगर टेस्ट कोई फेल हो तो ऑफ कोर्स वो डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स में अंदर आ जाता है। सही है, फर्स्ट फेलियर पे ही रुक जाती है या फिर सारे फेलियर्स बताते हैं? ये चीज़ आप बता भी सकते हैं, आप अपने कोड बिल्ड के उसमें आप बता भी सकते हैं कि आपको किस स्टेज के ऊपर बेसिकली, अगर आप इन डेप्थ R&D करें, मैंने कहीं देखा था कि आप उसको बता भी सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो है वो बेसिकली बिल्ड से पहले अगर कुछ भी फेल हो जाता है, बिल्ड और बिल्ड से पहले तक, तो वो बेसिकली डिप्लॉयमेंट नहीं करता, बिल्ड नहीं जनरेट करता। लेकिन अगर बिल्ड हो जाती है, पोस्ट बिल्ड के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो बेसिकली वो एरर जरूर शो कर देता है, बट वो नेक्स्ट स्टेज पे आपकी बिल्ड को ले जाता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। मैंने रिसोर्सेज यहाँ पे कुछ ऐड करी हैं जो ड्यूरिंग टेस्टिंग डेवलपिंग CI/CD, तो मुझे कुछ इश्यूज आए थे जो कि मेनली कोड डिप्लॉय एजेंट से रिलेटेड थे। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए जो भी मैंने सोल्यूशन निकाला था, वो मैंने सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और मैंने अपनी सोर्स रिपोजिटरी भी शेयर की हुई है, ताकि कोई हेल्प चाहिए हो बिल्ड स्पेक्स से या ऐप स्पेक्स फाइल जैसी चीज़ों से, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। YAML फाइल्स भी हैं इसमें? यस, ये YAML फाइल्स भी इंक्लूडेड हैं इसमें। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ। थैंक यू। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर ये गिटहब के ऊपर स्टेटस अपडेट कर रहा होता है बिल्ड के फेल हो गई है, पास हो गई है? नहीं, गिटहब को तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। गिटहब से तो उससे वो सिर्फ वो कोड पुल कर रहा है बेसिकली। गिटहब जो है बेसिकली एक ट्रिगर बेसिकली बता रही है कि कुछ चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई कमिट हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्ट जो है बेसिकली गिटहब पे नहीं आ रहा होगा कोई। तो उसके ऊपर कोई फ्लैग्स वगैरह नहीं आते जैसे सर्कल सीआई वगैरह में ये होता है कि वो उसके ऊपर आ जाता है कि बिल्ड टेस्ट फेल हो गए हैं, बिल्ड डिप्लॉय हो गई है, इस तरीके से? ओके, सो उसके लिए मैं ख्याल से शायद आपको कनेक्ट करना पड़ता है शायद गिटहब को भी किसी ना किसी CI/CD पाइपलाइन से, जिससे वो रिस्पॉन्स देख सके। सो सही। चलें, थैंक यू असद भाई। चलें आगे सेंड करते हैं। थैंक यू सर, तुमने ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच यार। इंशाल्लाह थैंक ठीक है यार, ओके भाई, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज़। हाफिज।